झारखंड की माटी आबो हवा को लेकर के चलता हुआ दिल्ली तक आया। दिल्ली महानगर में रहा, दिल्ली महानगर को जिया और गांव और दिल्ली जैसे महानगर के बीच में वो सेतु के तौर पर आज की तारीख में बना हुआ है। दिल्ली में वैसे जैसे उत्तर भारत के तमाम नौजवान आते हैं कलेक्टर बनने के लिए, एसपी बनने के लिए, उस नौजवान ने उस भीड़ में अपने लिए उसी तरह की कोई जगह ढूंढनी चाहिए, लेकिन वो नाकामी मिली। तो साथ साथ एक कामयाबी आई और वो किताब के तौर पर आई और उस किताब ने हिंदी साहित्य में अपनी एक जगह बना के रखी। एक नॉवेल, दूसरा नॉवेल, तीसरा नॉवेल। तो जो पहली किताब जिसका जिक्र मैंने किया, डार्क हॉर्स, औघड़, यार जादूगर, और आज चौथा उपन्यास है विश्वगुरु। कम समय में सार्थक, मैं फिर से कहता हूँ, सार्थक साहित्य सृजन बहुत कम लोग कर पाते हैं, इतना जितना उस नौजवान ने किया है। लेकिन कई तरह के आरोप भी हैं, उन आरोपों को आज मैं उनके सामने रखूँगा और उस पर उनकी सफाई चाहूँगा। नाम है नीलोत्पल मृणाल। नीलोत्पल का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हर बार इस तरह से जब मुझे कहीं भी प्रस्तुत करते हैं तो ये एक ऐसा हौसला है जो हम युवा सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं, जिसकी ज़रूरत है हमें मैं इस तो ऐसे समय ही में। बोलता हूँ तो लेकिन मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ आपको, बहुत बहुत आभारी। इससे पहले कि मैं अपने आरोप आपके ऊपर लगाऊं और आप उसका जवाब दें, नीलोत्पल की जो अपनी पहचान है, वो जो आवाज़ है, वो सवाल हैं, वो चिंताएं हैं, वो लड़ाइयाँ हैं, वो संघर्ष हैं जो गीतों में फूटते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप एक बोनी कर लें, भूमिका रख लें, फिर आगे बढ़ें। मैं अभी राउंड टेबल पर बैठा हूँ और मुझे ये ख्याल आता है कि जब भी हम गांधी जी के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के इतिहास से मैं अगर इस राउंड टेबल तक आऊँ तो मुझे लगता है कि जब भी हम किसी गोल मेज पर बैठें तो मुझे लगता है जो सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं उसमें एक मुद्दा मैं किसानों का मानता हूँ। मैं वहाँ से गीत शुरू करता हूँ, उसकी खुददारी का गीत। अभी तक हमने किसान को हमेशा इस प्रतीक के रूप में दिखाया कि उसमें जिजीविसा तो है लेकिन वो दुखी है, और कई बार हम उसकी आत्महत्या की कहानियाँ सुनाते हैं। विदर्भ के किसान हो, चाहे बुंदेलखंड का किसान हो, चाहे वो बिहार का किसान बाढ़ में डूबा हुआ। मैं उसकी जिजीविसा की का गीत एक सुनाता हूँ कि इस सब के बावजूद भी किसान किस तरह से खिला रहा है दुनिया को और उपजा रहा है। कि मुट्ठी भर लेके हम जमीन, मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में। अरे मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में। मेरे पाँव के तुम निशान ढूंढोगे छूटे खलिहान में। क्या बात। अब किसान आखिरी यात्रा पर एक पंक्ति सुना, दो पंक्तियां सुनाता हूँ। आखिरी यात्रा पर जा रहा है चार कंधों पर। अब जाते जाते देखिए क्या कह रहा है कि जाते जाते यारों एक प्यारा किस्सा दे दो, मेरी मेहनत का मुझको इतना तो हिस्सा दे दो। क्या दे दो? कि किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत, किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत चरने दे देना मेरी याद में। रहता एक पागल मेरे गांव है, लिख देगा कविता मेरी शान में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल नीलोत्पल है आरोपों से पहले कि नीलोत्पल को मैं देखता हूं कि वो शहर दर शहर, मंच दर मंच, कई शामें, कई दिन ऐसे ही गुजरती चली जाती हैं। फिर ये सोचने का मौका कैसे मिलता है, लिखने का मौका कैसे मिलता है, उपन्यासों के लिए वो भूमिकाएं और बाकी पात्र और फिर उनके बीच में एक संयोजन जो होता है वो कैसे चलता है? इसमें महत्वपूर्ण ये है कि लिखने का मौका कब मिल पाता है। बाकी सोचना तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसका ठहरने और चलने से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो मायने नहीं रखती। तो जितनी हम यात्राएं करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, उतनी तरह की चीज़ें दिखती हैं और वो फिर ईंधन के तौर पे पकती हैं और तब जाके आप विचार लेके निकाल के लाते हैं। तो दृश्य तो बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। वो दृश्य आपकी यात्रा में ही मिलेंगे, चाहे वो यात्रा एक शहर से दूसरे शहर की हो या एक समाज से दूसरे समाज की हो।
या एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की हो। हर जगह आपको वो दृश्य मिलते हैं उच्चार में। लिखने का समय ज़रूर अनुशासन मांगता है और इसी कारण से मैं उपन्यास लिखने में थोड़ा धीमा हूँ और मुझे उपन्यास लिखने में 3-4 साल का वक्त लग जाता है, क्योंकि लिखने के लिए तो एक अनुशासन चाहिए कि आपको बैठना पड़ता है। लेकिन लिखने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? लिखने के लिए आप वो विषय वस्तु कहाँ से लाएंगे, विचार कहाँ से लाएंगे, वो इन्हीं यात्राओं से मिलता है। तो थोड़ा सा अनुशासन, खूब सारी यात्राएं, हर तरह की वैचारिक की या भौतिक रूप से जो यात्राएं हैं वो सब आपको समृद्ध बनाती हैं। अब आपके ऊपर मैं आरोपों का सिलसिला शुरू करता हूँ। पहला आरोप ये है कि नीलोत्पल मृणाल की रचनाएं हैं वो नौजवानों के मोह भंग, अवसाद और व्यवस्था विरोध के साथ तो चलती हैं, उसको महिमा मंडित भी करती हैं, लेकिन आप आशा के बजाय आक्रोश बेचते हो। पहला आरोप ये। बड़ा कठोर आरोप है और प्रश्न में ही एक ऐसी कठोरता है कि हम आशा की बजाय आक्रोश बेचते हैं। मैं हिंदी का लेखक हूँ और हमारे लिए तो सबसे मुश्किल काम यह है कि हिंदी को तो बाज़ार ही नहीं मिल रहा जहाँ हम कुछ भी बेच पाएँ। हम संतरा बेच लेंगे, हम सेव बेच लेंगे, हम अपने गांव का टमाटर निकालेंगे और कोई बड़ी कंपनी उस पर लेबल लगा के उसको इस देश से बाहर बेच लेगी। लेकिन अगर साहित्य आप किसी प्रकाशक के द्वारा किताब की दुकानों से होकर आप तक पहुँचे, तो मैं देखता हूँ कि खुद हमारी भाषा के भी कई लोग हैं जो इसको बाजारवाद का शिकार होना बता देते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हिंदी की पठनीयता के विस्तार के लिए एक मॉडल बाजार का भी होना चाहिए, जहाँ पे किताबें सुलभ हों और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और मुझे लगता है कि वही मैकेनिज्म जिससे दर्शन की किताबें पहुँच रही हैं, जिससे ज्ञान की किताबें पहुँच रही हैं, जिससे धर्म अध्यात्म की किताबें पहुँच रही हैं, जहाँ पे आचार्य हों या मठ हों, वो भी अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए बाजार में जा रहे हैं अपनी पुस्तकें लेके, वैसा मैकेनिज्म हिंदी के साहित्य को मिलना ही चाहिए। इससे वो मजबूत होगा और हम अधिक से अधिक लोगों की बातें कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न, ये हम आशा की जगह आक्रोश, मुझे लगता है कि आक्रोश से ज़्यादा बेहतर शब्द होगा कि हम उभरे हुए असंतोष को आवाज़ देने की कोशिश। ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने व्यवस्था में, अपने आसपास असंतोष को चिन्हित नहीं करेंगे, तब तक आप समाधान की ओर जाएंगे कैसे? तो जब हम असंतोष को चिन्हित करते हैं, उसको आवाज़ देते हैं, तब जाके व्यवस्था की नज़र पड़ती है कि ये सारी समस्याएं हैं, और वहीं से जब समाधान का रास्ता खुलता है, तब हम मानते हैं कि हम लोगों की कहानियाँ, हम लोगों की रचनाएं आशा का द्वार खोलती हैं। इसलिए मैं बहुत आशान्वित भी हूँ कि हम जैसे जितना असंतोष दबा हुआ है उसको उभारेंगे, सिस्टम के सामने, तंत्र के सामने रखेंगे और वहीं से आशा की किरण निकल के आएगी। सर 1971 में या 70 के दशक में अमिताभ बच्चन आए और बहुत पॉपुलर हो गए, क्योंकि जो उस समय नौजवानों का आक्रोश था, असंतोष था, उनकी फिल्मों ने उनको चिन्हित किया और फिर उनको नायक के तौर पर खड़ा भी किया। वो पॉपुलर हो गए। एंटी स्टैब्लिशमेंट इमेज लेकर के अमिताभ बच्चन ने 70 के दशक में जो काम करना चाहा, साहित्य में नीलोत्पल मृणाल भी वही रास्ता अपना रहे हैं और वही काम करना चाहते हैं। इस बात से आपकी कितनी सहमति है? इस प्रश्न में एक बात और छिपा है कि क्या आज का भारत 1971 के भारत के असंतोष का ही भारत है? और अगर है तो निश्चित रूप से वो असंतोष उभरेगा, निकल के आएगा। आज जब मैं लिखता हूँ तो मुझे दिखता है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र कितने परेशान हैं। आज उनसे कहा जाता है कि केवल सरकारी नौकरी ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके बारे में ये भी सोचा जाए, क्या भारत के समाज में सरकारी नौकरी के अलावा कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो किसी का सामाजिक ओहदा बदल दे? आर्थिक स्थिति नहीं, सामाजिक स्थिति बदल दे। आज भी भारत में कलेक्टर की जाति नहीं पूछी जाती है। आप कलेक्टर साहब को चाय देते वक्त कप के नीचे नेल पॉलिश से टिक नहीं लगाएंगे। जिस देश में इसी आधार पे सामाजिकता भी तय होनी है, वहाँ सरकारी नौकरी का आकर्षण तो बनेगा ही बनेगा। और उस सरकारी नौकरी की रेस में जितने युवा हैं, लगे हुए हैं, हम उनको उम्र के एक पड़ाव पर जब उसकी आलोचना करने लगते हैं, इतना उम्र हो गया अभी तक पढ़ रहा है। हम कैसा देश बना रहे हैं जहाँ पढ़ना बेमानी है, जहाँ पढ़ने की उम्र, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं है। और अब आज हम अपने नौजवानों से क्या कह रहे हैं, कितना दिन तक पढ़ोगे विश्वविद्यालय में? बूढ़ा हो गया अभी तक पढ़ते रहोगे। हम एक कैसा समाज बना रहे हैं? मुझे कई बार लगता है कि किसी मोर्चे पर हम 71 से भी पीछे तो नहीं चले जाएंगे, जहाँ पर हम पढ़ने लिखने वाले युवाओं की आलोचना करते नजर आएंगे। तो मैं
परीक्षा प्रणाली की अगर कोई उसमें कुछ लू फॉल है, उसकी कुछ दिक्कतें हैं, रिक्त स्थान अगर नौकरी के हैं उसको भरने की ज़रूरत है, वहाँ पर अगर कोई समस्या है। दूसरा है कि पूरे युवाओं को लेकर अभी जैन जी जैसे शब्द जो आ गए हैं, जो अब युवाओं पर हमला करने के रूप में इस्तेमाल में आ रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र नेपाल और बांग्लादेश के लोकतंत्र से सदियों कई प्रकाश मील ज़्यादा दूर की बात है। हम इतने मजबूत लोकतंत्र के वासी हैं और हमारे यहाँ एक परिपक्वता है समाज में जो कि युवाओं के भीतर भी है। उसके बावजूद अगर युवा हाशिए पर जाएगा, निशाने पे आएगा, तो मेरे जैसा व्यक्ति जरूर उनकी बात लिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था से विरोध नहीं है, व्यवस्था को आईना दिखाने का काम है। व्यवस्था से विरोध वो कहीं एक बार जंगलों में हो रहा था, जिससे हम मुक्ति पाने के कगार में हैं। तो जंगलों में पलाश के पेड़ पर चढ़ के मशाल के रूप में तलवार लहराने वाले आंदोलन से अलग हम उसी पलाश के नीचे खड़े होकर कलम से मशाल जलाने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत महीन फर्क है जिसको कई बार कई विचारक जो हैं घालमेल कर देते हैं। तो हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, बल्कि हम जो भी इस्टेब्लिशमेंट हैं उनको कह रहे हैं कि सही दिशा में आप कैसे जाएंगे। तो कई बार तंत्र को टॉर्च दिखाना बहुत जरूरी है। अभी अगर मैं नीलोत्पल को समझ रहा हूं तो नीलोत्पल ने कहा कि पलाश के पेड़ पर चढ़ करके तलवार लहरा करके व्यवस्था बदलने की वो बात करते हैं। कुल मिला करके आप ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद जो रहा है वो देश में अब खात्मे के कगार पे है। आमतौर पर हिंदी साहित्य के जितने भी साहित्यकार ज़्यादातर रहे हैं उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को वामपंथी माना है बल्कि नक्सलवाद से भी उन्होंने अपने आप को जोड़ा है। उसके साथ उनका समर्थन, उनकी सहानुभूति रही है। निरुत्पल इससे अलग हैं। मैं इससे अलग नहीं हूँ, बल्कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है तो वह ऐसा ही होगा जैसा नीलोत्पल है। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है कि अगर आप इसके सिस्टम के सामने कोई गोल रखते हैं, कोई आपने गोल रख दिया कि ये लक्ष्य है, आज कल परसों तरसों ये व्यवस्था उसको मान लेगी, फिर आप करेंगे क्या? तो भारत के नक्सलवाद से पूछना होगा कि तुम्हारा गोल क्या है। मुझे नक्सलवाद पर शोध करने वाले व्यक्ति ये बता दें कि 4 लक्ष्य हैं नक्सलवाद के, 8 लक्ष्य हैं, 15 लक्ष्य हैं, 72 लक्ष्य हैं, 99 लक्ष्य हैं, जिसको पूरा करने के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लक्ष्य नहीं है सर। तो एक लक्ष्य विहीन अभियान जो चल रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये व्यवस्था बदलनी है। कौन सी व्यवस्था बदलनी है? दुनिया की सबसे मजबूत व्यवस्था और सबसे सार्थक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं। तो हम कोई भी समाधान जब निकालेंगे तो इसी रास्ते निकालेंगे। इसी मोर्चे पर मैं नक्सलवाद को फेल मानता हूँ। आपने गोल दिया नहीं, आपने लक्ष्य दिया नहीं। आप लक्ष्य जैसे दोगे लोकतंत्र को, लोकतंत्र आज न कल अपने असंतोष के ही ऊर्जा से उसको सफल करवा लेगा, वो बातें मनवा लेगा। लेकिन आप इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। अब रही बात बुद्धिजीवियों की, विचारकों की, रोमांच से आप साहित्य अगर लिखना चाहते हैं तो केवल यही है, ये है बेचना। अगर आपको लगता है कि आप आक्रोश या असंतोष में रोमांच डाल देंगे, उसको रोमांचित करने वाला एक कैनवास बना देंगे, तो वो बड़ा रंगीला दिखेगा, बहुत भड़काऊ दिखेगा, तो आकर्षण करेगा। ये एक अलग मुद्दा है। मैं बार बार ये बात कहूँगा, मैं कई आंदोलनों का हिस्सा रहा हूँ। पुलिस की लाठियाँ खाई हैं, प्रधानमंत्री आवास के सामने खाई हैं। हमने सिविल सर्विसेज का आंदोलन करते हुए यूपीएससी के खिलाफ आंदोलन किया, एब्सोल्यूट संस्था जिसको माना जाता है, और वहाँ परिवर्तन कराए। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये देखा है कि लड़ाई लड़के जीती जा सकती है लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, मैं अपने साहित्य में रोमांच नहीं लाऊंगा। मैं अपने साहित्य को वो खुरदरापन तो दूंगा, लेकिन मैं उसको बेचने के लिए उसमें बारूद नहीं डालूंगा। ये तो मेरा स्पष्ट मेरी धारा है। जैसे वामपंथ और नक्सलवाद, इन दोनों से अपने आप को आप फासले पे रख रहे हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि नीलोत्पल ने कहा कि लोकतंत्र में जिसकी आस्था है उसकी कहीं से भी इसके साथ आस्था या इसके साथ कोई लगाव जुड़ाव नहीं हो सकता है, जिसको हम नक्सलवाद कहते हैं। अगर वामपंथ बोलता है कि मैं नक्सलवाद के साथ हूँ तो मेरी वामपंथ के प्रति भी सहानुभूति है। मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कहेंगे। अगर वो ऐसा कहते या ऐसा करते प्रतीत होते हैं तो मेरी सहानुभूति है इस बात के लिए कि हमने भारत जैसे समाज में, जहाँ का चाइनीज चाउमीन भी तेजपत्ता डाल के बनता है, धनिया पत्ता डाल के यहाँ का चाउमीन बनता है, उस देश में विचारधारा को भी समझना होगा कि इस देश काल में, इस समाज में, इस सांस्कृतिक परिधि में कोई भी विचारधारा कैसे रिएक्ट करती है। साम्यवाद आए, समाजवाद आए, चाहे वामपंथ आए या दक्षिण पंथ आए, भारतीय समाज के अनुसार उसका बनावट होगा। अगर आपको इस देश में
आरएसएस के राम का विरोध करना है कि आप कह रहे हैं कि वो जो 6 वाला तीर धनुष लगा के, तो उसके सामने आप राम का विरोध करेंगे तो इस देश में आप कैसे रहेंगे? आप अपनी संस्कृति का विरोध करेंगे। आपको उनके सामने गांधी जी का राम रखना होगा, जो दरबार पे बैठे हैं, माता सीता बैठी हुई हैं, हनुमान जी पैर के पास बैठे हैं और लक्ष्मण बगल में बैठे हैं, चेहरा से करुणा झलक रहा है, राजा राम। तो आप जब कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि नहीं राम भुजबल के प्रतीक हैं, तो आप कहिए नहीं राम करुणा के प्रतीक हैं। लेकिन आप अगर ये कहेंगे राम है ही नहीं, इसका मतलब है आप भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और अगर जानते हैं तो आप फिर एक सातिर की तरह कोई राजनीति की दुकान चला रहे हैं। तो मैं इस गफलत में, कम से कम मैं एक लेखक के तौर पर इस गफलत में नहीं हूँ। मुझे पता है कि भारतीय संस्कृति के रास्ते में मतभेदों के लिए भी स्थान है। तो आप उसी संस्कृति के तंतु से मतभेदों का भी अगर निवारण करिए या अपने मतभेद रखिए तो अच्छा है, उसका तो हमेशा से स्वागत हुआ है। वेदों के कर्मकांड को उपनिषदों ने काटा, लिखने वाले एक ही समाज के लोग थे। कहाँ वो वेद के खंडन करने वाले उपनिषद वालों को हमने कह दिया कि ये बाहर के लोग हैं और ये नक्सल हैं? ये तो नहीं कहा हमने। भाई कर्मकांड को उपनिषदों में कहा गया कि वेद एक फूटी नैया के समान है जिससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता। ये बात किसने कहा? उन्हीं पंडित और आचार्य ने कहा जिनके पूर्वजों ने वेद लिखा, और उन बाद में उन्होंने उपनिषद में उसका खंडन किया। भारतीय संस्कृति और उसकी दार्शनिकता इतना स्पेस देती है आपको अपनी बात कहने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। कहाँ से हम गैर लोकतांत्रिक रास्ता अपनाएंगे और क्यों अपनाएंगे? तो अगर भारत का जो वामपंथ होगा वो चीन और वो चीन के वामपंथ से अलग होगा, और यहाँ का समाजवाद रसा के समाजवाद से अलग होगा। हम भारतीय संस्कृति के अंदर विचारधाराओं को किस तरह से समायोजित करें, इस पर काम करने की ज़रूरत है, बिना रोमांचित हुए, बिना आक्रोशित हुए। जैसे भी आपने कहा कि भारत का अपना एक मिजाज है, इसकी मिजाज में ही व्यवस्थाएं आकर के इसके अनुरूप होंगी तभी चलेंगी। वो लोकतंत्र, वामपंथ, चाहे जितनी विचारधाराएं हैं। अब साहित्य के साथ भी मैं चलता हूँ। भारत का साहित्य या खासकर हिंदी साहित्य वो समाज की ध्वनि को लेकर के चलता रहा है, उसकी समस्याओं के साथ वो चलता रहा है। एक नई टीम या नए दौर में नई नई टीमें तैयार की, नई टीम तो नहीं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत लोकप्रिय हुई और मंच पर खड़ा होकर के और शामिल लूटती रहती हैं। जो मूल साहित्यकार हैं, जो कहते हैं कि हम मुख्य धारा के साहित्यकार हैं, उनको इस बात का कष्ट है कि साहित्य का जो स्तरीय हिस्सा रहा या साहित्य के स्तर पर जाकर के जो सोचना चाहिए था, जो लिखना चाहिए था, दरअसल उसमें बहुत ही शरण हो रहा है और साहित्य भी हल्का कर दिया गया। तो वो आरोप आप पर भी आता है, आप जैसे लोगों पर भी आता है। असल में ये जिन लोगों की तरफ से आरोप आता है वो खुद बहुत थके हुए लोग हैं। न वो अपने समय के साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी ही नहीं है, और नज़र उनको रखना है। नज़र कहाँ से रखना है? सोशल मीडिया से रखना है। तो वो आज के साहित्य के प्रचार प्रसार के बारे में तो सुनते हैं, उसके कवर के बारे में जानते हैं, उसके लेखक ने किस कंपनी का जीन्स पहना है ये जानते हैं, किस कंपनी का जूता पहन रहा है वो जानते हैं, किस लिट फेस्ट में वो बोल रहा है जानते हैं, लेकिन उसने क्या लिखा है ये जानने में उनको दिलचस्पी नहीं है। मैं पिछले 20-30 साल के लेखन में, जिस तरह का लेखन मैं 2000 के बाद ही मान लूँ, 26 साल का अगर लेखन में मान लूँ, उस लेखन में हमारा लेखन कहाँ से धारा से अलग का लेखन है या कम का लेखन है। हम मुख्य धारा किसको मानेंगे? जहाँ पानी हो, और पानी साहित्य में किसको कहा जाता है? मुद्दे को। तो अगर आपके साहित्य में अपने समय की समस्याएं हैं, अपने समय का मुद्दा है, अपने समय के मुठभेड़ के बारे में चर्चा है, अपने समय का संघर्ष है, अपने वक्त का घर्षण अगर मौजूद है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम सतही विषयों पर या सतही लेखन कर रहे हैं? इसके दो ही कारण हैं, यही, या तो आपको पढ़ने की दिलचस्पी नहीं है या आपने तय करके रखा है कि कुछ भी लिखा जाएगा, हम उसे मान्यता नहीं देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है इस समय की कि अब मान्यता के जितने भी रूपक और संस्थान थे वो ध्वस्त हो चुके हैं। लोकतांत्रिक दौर है। सोशल मीडिया पर एक पाठक लंबी प्रतिक्रिया लिखता है, वो अपने समय के लेखन को मान्यता दे रहा है, और मुझे लगता है कि इस दौर में यही मान्यता आपको टिकाए रखेगी। जब हम कहेंगे कि 5G के दौर में 500 पेज की किताब कैसे पढ़ी जाएगी, वो वहीं से पढ़ी जाएगी जहाँ पर पाठक अपनी प्रतिक्रियाओं को दुनिया के सामने रखेगा। आज अमेज़न के रिव्यू को देख के किताबें पढ़ी जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। किसी पत्रिकाओं में किसी आलोचक के लेख का इंतजार हिंदुस्तान का कोई पाठक हिंदी का नहीं कर रहा है। तो यहाँ से
हम लोगों को ये उम्मीदें बंधी हैं कि जब तक पाठक आपको सराह रहा है, पाठक को पता है कि ये मेरी समस्याएं हैं, मेरे आसपास की दुनिया है, हमारे समय के संघर्ष को व्यक्त किया गया है, दर्ज किया गया है, तो मुझे लगता है कि इस बात की चिंता हमें नहीं करनी है हमारी पीढ़ी को कि हम सतही लिख रहे हैं या हम भाषाई शुचिता का हनन कर रहे हैं। ऐसा नीलोत्पल की बात से नीलोत्पल के ऊपर एक और आरोप मैं लेकर के आ रहा हूँ। आपने ये कहा कि अब के दौर में मैंने क्या लिखा है वो उसकी पूछ परख या वो साहित्यिक कितना है, उस लोगों को कितना पसंद आ रहा है, ये सोशल मीडिया तय करता है। पत्रिकाओं के संपादक और आलोचक, इनके दायरे से अब साहित्य आप बाहर आ गया है। दो बातें मैं जानना चाहता हूँ। साहित्य जिसको कहा जाता रहा उसका एक दायरा खींच दिया कि इसमें है तो साहित्य है, ये गैर साहित्य है, या फिर जो बाहर हो रहा है आज की तारीख में वह भी साहित्य है, लेकिन ये दायरा ये तोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसके भीतर ही मेरा कुछ लोगों साहित्य की कुछ लोगों का अस्तित्व बचा हुआ है और उनकी गरिमा बची हुई है। यह जो बाहर है जिसकी पैरवी आप कर रहे हैं, जो लोगों के जरिए सराहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, यहाँ उन लोगों की पहुंच नहीं है, तो क्या ये दो किलेबंदियां हैं, हो गई हैं, या फिर इसको तोड़ करके इस पूरे दायरे को साहित्य में लाना चाहिए? नहीं, एक शुरू से था कि एक जो मैं उसको कहता हूँ एलिटावेथ का साहित्य, जैसे वो एक एलिट वर्ग का था। यहाँ पर कहानियों और कथानक का एलिटावेथ होना नहीं है, एलिट होना नहीं है, लेखकों का एलिट होना है। एलिट बौद्धिक रूप से अभिजात्य वर्ग एक है इस देश में जो किसी भी विचारधारा का है, वो एक जगह बैठता है, एक कंपनी की सिगरेट पीता है, एक कंपनी की वाइन पीता है और एक सिगार से वो धुआं उड़ाता है। वो जो बौद्धिक अभिजात्य वर्ग है उसे लगता है कि इस समय में जब जो भी सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है, नए दौर के लोग लिख रहे हैं, वो चूंकि हमारी परिधि के बाहर है, उनको एक सांस्कृतिक उच्च होने का जो भान है, जो संस्कृतिकरण के दौर में आता ही है कि कई बार बौद्धिकता जब राज करने लगती है तो उसको ये भान होता है कि ये टूटे ना। तो वो जो मलमल के रेशे के बने हुए कालीन पर जब रुखड़े पैरों वाले लोग आने लगे हैं और कहने लगे हैं कि हम अपनी कहानी यहाँ पर लिखेंगे और इस मंच से बोलेंगे, तो ये समस्या आ रही है उनको। मुझे लगता है कि वो परिधि टूटनी चाहिए। और जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो भला ऐसे दौर में बौद्धिक अभिजात्य का किला क्यों न ढहे। जब पूरा विश्व एक दूसरे के लिए खिड़की खोल रहा है तो बौद्धिक अभिजात्य वर्ग का भी जो किला है उसकी खिड़कियां भी खुलनी चाहिए, उनके वेंटिलेटर से भी रोशनी आनी चाहिए, उनको वेंटिलेटर से बाहर झांक के देखना चाहिए कि हिंदुस्तान की समस्याएं क्या क्या हैं। हम इंटरनेट पर सरसों का खेत देख के सरसों रोपने वाले किसान के दुख को अगर दर्ज करेंगे तो हम धोखा खाएंगे अपने लेखन में। तो ये जो आर्टिफिशियल लेखन है, ये जो प्लास्टिक साहित्य लिखा जा रहा है जिसमें सुगंध नहीं है ना, और जो ताज़ा होने का नाटक कर रहा है, जो गुलाब बिक रहा है 40 रुपये का, उसमें सुगंध नहीं है। दिखता तो गुलाब है भी गुलाब, पर उसमें सुगंध नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि साहित्य में कचनार के फूल भी खिल रहे हैं जिनके सुगंध से हाथी मतवाला हो सकता है। और वही साहित्य इन किला के आसपास जब जमा हो रहा है तो दीवारें दरक रही हैं। ये उसकी ही प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि साहित्य में प्रतिक्रियाएं शालीन होनी चाहिए और हैं भी। हम आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे अभिजात्य बौद्धिक वर्ग हमसे मिलें, के अनुभव से कुछ सीखें और हम उनको सच्चा भारत बता पाएँ। क्योंकि मैं मुखिया के चुनाव पर तब लिखता हूँ जब मैं मुखिया चुनाव का हिस्सा होता हूँ। मैं भारत के गांव से नहीं हूँ सर, मैं गांव में हूँ। गांव से होना और गांव में होना, इन दोनों में अंतर है। जो गांव से हैं वो तो साहित्य लिख ही रहे थे, लेकिन अब जो गांव में है अगर वो भी साहित्य लिख रहा है तो उसको सोशल मीडिया लेखन बोल के आप खारिज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो नीलोत्पल मृणाल इस आरोप पत्र का सामना कर रहा नहीं होता। मेरी पहुंच आप तक सोशल मीडिया के कारण है। तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया अपने समय का एक माध्यम है जिसका लाभ गांव देहात छोटे कस्बों को मिला है और हर क्षेत्र में मिला है। नीलोत्पल ने एक अभिजात्य वर्ग बताया, हिंदी साहित्य के भीतर है और उसकी रचना को कमोबेश प्लास्टिक साहित्य कह रहे हैं। कारण ये है कि वो कई तरह की अखबारों, कतरनों या सोशल मीडिया फोटोग्राफ्स देख करके अपने साहित्य को रच रहे हैं। आपका मानना ये है कि ज़मीन से कटे हुए लोगों का साहित्य जो है वो कभी भी मौलिक नहीं हो सकता है। यहाँ दो सवाल आते हैं। एक राय चलती है कि स्त्री विमर्श और ये दलित विमर्श। कहा गया कि जब तक आप स्त्री नहीं हैं,
स्त्री का दर्द नहीं जान सकते हैं, दलित नहीं है तो दलित का दर्द नहीं जान सकते हैं। तो स्त्री और दलित साहित्य जिन लोगों ने लिखा, जो इससे इतर के लोग थे, उनके साहित्य को दरकिनार करने की कोशिश की गई। नीलोत्पल अब कह रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक साहित्य है, यह भी दर्द भोगा हुआ साहित्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप उनके साहित्य को भी खारिज कर रहे हैं। नहीं, मैं भोगने और देखने का अंतर बताना चाहता हूँ। मैं अगर जाके गांव में किसानी की समस्या लिख रहा हूँ तो मैं किसान नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। भोगा यथार्थ और देखा यथार्थ दोनों में अंतर तो है। मैं कहता हूँ कि साहित्य देखा यथार्थ से लिखा जा सकता है, उसके लिए भोगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो साहित्यकार का कौशल है कि परकाया प्रवेश वो कैसे करता है, अपनी कल्पना से, अपनी संवेदना से। यही तो उसका आर्ट है, यही तो उसको लेखक बनाता है। मैं देखे गए यथार्थ की बात कर रहा हूँ। आंख मूंद के साहित्य नहीं लिखा जा सकता। इस अभिजात बौद्धिक वर्ग की समस्या ये है कि इन्होंने ये अच्छा कॉफी पीते हुए आंख बंद कर लिया है इन्होंने, कि ये अरेबिका है या रोबस्ता पी रहा हूँ। नहीं, अरेबिका का टेस्ट अच्छा लग रहा है। ये ऊंची पहाड़ियों पर, यूरोप की पहाड़ियों पर होने वाले कॉफ़ी का आनंद लेते हुए आंखें बंद कर लेते हैं, और हम खैनी झाड़ने वाला के बगल में बैठे हैं। वो जैसे खैनी झाड़ता है, हमारे को झांस लगता है, हम छींकते हैं और मेरा आंख कान दोनों खुल जाता है। इस अंतर की मैं बात कर रहा हूँ। यानी आपको लिखने के लिए बाहर तो निकलना होगा ना, इस दुनिया से बाहर निकलना होगा, नहीं तो फिर गंगा से वोल्गा लिखने वाला लेखक राहुल सांकृत्यायन जी की यात्रा को मैं खारिज कर दूंगा अगर देखे का महत्व ना हो साहित्य में। तो अगर आप देखे नहीं तो महसूस कैसे करेंगे? आपने जिस दलित और नारी साहित्य की बात की, महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन ना आपने दलित देखा है जीवन में, ना आपने नारी की पीड़ा देखी ही है, तो आप कैसे लिखेंगे? मैं उसकी बात कह रहा हूं कि बिना देखे आप कैसे लिखेंगे। यहां है कि दिल्ली का किला से बाहर कैसे निकलिएगा, ये तो निकलना होगा ना। हम लोग निकल रहे हैं तो लिख रहे हैं। नीलोत्पल ने राहुल सांकृत्यायन का उल्लेख किया है, क्योंकि अगर यायावरी है और आप सब कुछ देखते हुए लिख रहे हैं, जैसे इब्न बतूता बहुत बड़ा, तो मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हुए होंगे जो इतने यायावर रहे जैसे इब्न बतूता, वैसे राहुल जी भी हैं। नीलोत्पल ने कुल मिलाकर के ये कहा कि अगर आपने देखा नहीं है, आप कहीं और बैठ करके लिख रहे हैं, तो आपके साहित्य में कुछ नहीं, प्लास्टिक साहित्य है। एक आरोप आप लोगों पर ये लगता है कि हिंदी के भीतर कुछ मंडलियाँ बन गई, उन मंडलियों का अपना एक जमघट हो गया, उसके अपने कुछ आयोजक प्रायोजक हो गए। अब ये अलग अलग टुकड़ियां हैं, आपस में इनका कोई मेल जोल नहीं चलता है, आपस में इनकी टकराहटें चलती रहती हैं। हर मंडली कुछ लोगों के साथ शहर शहर घूमती रहती है। तो यह जो मंचीय कविता है हिंदी का, वो मंडलियों में बटा हुआ है। नहीं, मैं इसको मंचीय कविता और साहित्य दोनों को मिला के एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग बड़ी उस भाग्यशाली मोर्चे से हैं। मोर्चा भी मैं नहीं कहूँगा, उस भाग्यशाली स्थान से हैं, वो उस सोपान पे खड़े हैं जहाँ हम मोर्चा विहीन हैं, और हम यूँ कहें कि हम मोर्चा चाहते नहीं हैं। मैं बहुत कठोर लेकिन बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहूँगा। हम जिस खेमेबंदी की साहित्य में बात कर रहे हैं या कविता के मंचों, वो मात्र 500 लोगों की है। 500 लोगों से ज़्यादा भारत में किसी को मतलब नहीं कि ये किस ग्रुप के हैं, किस गुट के हैं, ये क्या कर रहे हैं। ये जितना भी लेस कलेस और शेष विशेष है ना, अवशेष जो भी बचे हुए हैं साहित्य के, ये सब 500-700 लोगों की दुनिया है। मैं यही कह रहा हूँ नए लिखने वालों से कि अगर 700 लोगों की खेमेबंदी अगर चुनते हो, तो फिर विचारधारा का लाठी उठा के एक दूसरे पर लाठी चलाते हुए खत्म हो जाओगे। 700 लोगों की खेमेबंदी की दुनिया को प्रणाम करो, उन पर अड़हुल का फूल चढ़ाओ, नर्मदा के किनारे हो तो नर्मदा जी का जल, गंगा जी के किनारे से हो तो गंगा जी का जल चढ़ाओ, उनको प्रणाम करो और उनको कहो कि जो भी लिख रहे हैं सर समर्प्यामी, आप ही को समर्पित है। लेकिन लिखो इन 700 की खेमेबंदियों से बाहर जाके, और वहाँ दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ पाठक हैं, वहाँ श्रोता हैं, और वो आपको हौसला देते हैं, स्नेह भी देते हैं, लिखने का अनवरत हिम्मत भी देते हैं। बात रही विचारधारा की कि खेमेबंदियाँ किस आधार पे होती हैं, विचारधारा के आधार पे। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है कि वर्तमान भारत में ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं है जो अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता की कसौटी पर खरी उतरती हो, जिसको हम क्रियान्वित होते देख रहे हों। तो मतलब परस्ती है ना, मतलब ये आज के दिन में स्थिति ऐसी है कि भारत में सारी विचारधाराएं नंगी होकर, खूंटे ठूंठ पर अपना कपड़ा टांग कर और घूम रही हैं। किस विचारधारा की तरफ से हम लाठी उठाने जाएंगे?
हमने विचारक नहीं पैदा किए, हमने विचारधाराओं के लठैत पैदा कर दिए। आज जब आप इस कार्यक्रम के बारे में अपने शो में बैठेंगे और जब आप 3 पार्टियों के लोगों को बिठाएंगे, आपको लगेगा कि वैचारिकी नहीं बोल रही है, लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, इस पार्टी की लाठी, उस पार्टी की लाठी। हमने देखा है 40-30 साल पहले की राजनीति, विचारक आते थे न्यूज़ चैनल पे। आप अपने आसपास के शोर को जब महसूस कीजिएगा, आपको खुद लगेगा। तो जहाँ वैचारिकी विचारधाराएं खत्म हो गई हैं, वहाँ नई पीढ़ी एक काम कर सकती है, विचार बचा सकती है, वैचारिकी को बचा सकती है। इसलिए विचारधारा के वेल को बह जाने दीजिए, विचार पकड़ना होगा। और विचार की कुछ कसौटियाँ हैं कि उसमें मानवता हो, उसमें दया हो, उसमें लोकतांत्रिक मूल्य हो, उसमें एकता हो, उसमें समानता हो, उसमें सांप्रदायिक सौहार्द हो, उसमें अध्यात्म हो, उसमें चेतना हो, उसमें दर्शन हो। ऐसी कुछ कसौटियाँ बनाइए और इसके आधार पर अपने विचार बनाइए। अब विचारधाराओं का दौर चला गया, चले गया, सारा वेल बह चुका है। इसलिए वैचारिकी जरूरी है। हम अपने साहित्य में उसी खेमेबंदी से अलग विचार डालने की कोशिश करते हैं। जब मैं विश्व गुरु में ये लिखता हूँ कि नेताजी खेत में उतर के धान बो रहे थे, किसान दुख काट रहा था, बोने और काटने की इसी प्रक्रिया को खेती कहा करते थे। ये भारत में किसी विचारधारा के हवाले से कहने वाली बात ईमानदारी पूर्वक मानी ही नहीं जाएगी। किस विचारधारा के पास अभी इतना नैतिक बल है कि वो ये कहेगा? क्यों? क्योंकि उसी विचारधारा का कुर्ता पजामा उधर भी धान बो रहा है। तो अब विचारधाराओं के पास नैतिक बल नहीं रहा जनता की बात को कहने की। इसीलिए साहित्य की जिम्मेदारी बढ़ गई है, कविता की जिम्मेदारी बढ़ गई है। और मैं चाहूँगा कि आप जैसे पत्रकार और सजग करें अपने समय के साहित्यकार और कवियों को कि भाई आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, और इसलिए बढ़ गई है तभी तो हम आपको सुन रहे हैं। ये भी बात है, और आपकी बातें दुनिया तक पहुँचा भी रहे हैं। जैसे विश्वगुरु का आपने अभी उल्लेख कर दिया, तो मैं उधर आना चाहता हूँ। इस दौर में जितने उपन्यास आए हैं, विश्वगुरु को नीलोत्पल अलग कैसे मानते हैं? क्या विशेष है कि चूँकि हर साहित्यकार जब लिख रहा होता है तो भीड़ से अपने आप को अलग चाहता है कि वो उसके बारे में जब राय तैयार हो तो लगे कि नहीं वो जिस सोपान की श्रृंखला में है वो थोड़ी अलग है। विश्वगुरु कितना अलग है? मैं अलग से ज़्यादा उसको साहसिक मानने की कोशिश में लगा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ या कह रहा हूँ कि मैंने बहुत साहस के साथ उपन्यास लिखा है। 480 पेज का उपन्यास है। उसकी भूमिका 2 लाइन की है। उसकी भूमिका है कि सूर्य उगता है और डूब जाता है, हमारे समय का सूर्य चमकता नहीं है, उजाला अभिनय कर रहा है और अंधेरा निर्देशन। ये उस 500 पेज के उपन्यास की भूमिका है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कलम छटपटा रही हो कि उसको कोई मंच मिले, उसको कोई मोर्चा मिल जाए, उसको कोई झंडा मिल जाए इस खड़ी कलम में, जिसमें आप उस कलर का झंडा लगा दे और फिर उसके पक्ष में लहराने लगे, ऐसे समय में सबके लिए जब द्वार खुला है, कोई कलम या मेरी एक कलम नहीं, हमारे जैसी कुछ कलमें आए जो कहें कि अभी हम अपने कलम में कोई झंडा तो लगाने नहीं देंगे किसी भी रंग का, और नीले स्याही से उजले पन्ने पर कुछ लिखने का सच प्रयास करेंगे। तो वही है, मैं वही लिखने की कोशिश में हूँ। इसलिए मैं अपने को अलग नहीं मानूंगा। मैं तो चाहूँगा कि मेरे जैसे कई लोग आएँ और हैं भी जो लिख रहे हों। लेकिन और वही बात है कि जैसे मैं युवाओं की बात करूँगा तो हम कहेंगे कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं 2047 में, तो किसके भरोसे बनेंगे? युवा ऊर्जा के बारे में। तो उस ऊर्जा की जाँच पड़ताल होगी कि नहीं। जो हवाई जहाज अभी आसमान में उड़ने वाला है उसका तो भाई इंजन जाँच होगा कि नहीं होगा, उसका फ्यूल नापिएगा कि नहीं कि है कि नहीं, सीट उट देखिएगा कि नहीं, बेल्ट उल्ट सही है कि नहीं, पैसेंजर इधर उधर तो नहीं होने लगे। तो विश्व गुरु जैसा उपन्यास उसी युवाओं की उड़ान की तैयारी के पहले का परीक्षण है। अब इस परीक्षण में इंजन बढ़िया भी निकल सकता है, इंजन में कुछ नट बोल्टू ढीला भी निकल सकता है। जो ढीला है उसको टाइट करिए। नीलोत्पल ने अपने करियर की शुरुआत जहाँ से की, यानी कि एक नाकामी से उपजी हुई कामयाबी है। अगर नीलोत्पल मृणाल IAS हो गए होते, CSS क्वालिफाई कर गए होते, तो वैचारिक स्तर पर यही होते जो आज हैं, या फिर एक समझौता करके जीवन जी रहे होते? दोनों अवस्थाएं हो सकती थी। कई बार बढ़िया पोस्टिंग समझौता भी करवा देता है, कई बार चुनौतीपूर्ण स्थानांतरण जो है आपको काम करने की जिजीविसा देता है। आपको लगता है कि बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थान मिला है, यहाँ जीवटता के साथ टिकूंगा, कुछ करूंगा, इसीलिए तो अधिकारी बना था। तो दोनों तरह की अवस्थाएं हो सकती थी। इसको लेके मैं
बिल्कुल एक वस्तुनिष्ठ उत्तर तो नहीं दूंगा कि मैं क्या होता, लेकिन अभी जो हूँ बेहतर है। मुझे इस बात का अफसोस कतई नहीं है कि मैं वो होता तो वो कर चुका होता। मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसा मंच है जहाँ से मैं लाखों करोड़ों लोगों को उसकी आवाज़ बन सकता हूँ, उनको झकझोर सकता हूँ और उनके लिए कुछ बोल सकता हूँ। मुझे लगता है कि लोक सेवक भी लोक सेवक होने में भी यही सब चीज़ें काम करती हैं। इसी कारण से आप लोक सेवक होना चाहते हैं। तो जो लोग भी नौकरी में भी आना चाहते हैं तो उनको एक जरा सा एक दिन मस्तिष्क में ये जगह तो रखनी चाहिए कि लोक सेवा करने की भावना से वहाँ आए। बाकी तो आगे चीज़ें कई तरह की मृग मरीचिका हैं जो आपको आकर्षित करेंगी, रास्ता भटकाएंगी। आपको इन सब से बचना और ना बचना आपके नियंत्रण पर है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे साहित्यकार हैं आपकी तरह के जो बार बार यह बात कहते हैं कि मैं फुल टाइम राइटर हूँ, मैं फुल टाइम राइटर हूँ। तो कुछ लोग यह आरोप लेकर के आते हैं कि फिर प्रेमचंद, प्रसाद, महादेवी, विनोद कुमार शुक्ल क्या ये हाफ टाइम राइटर थे? आगे इन्होंने भी तो पूरा जीवन लिखने में ही खपा दिया, तो ये फुल टाइम राइटर क्या हो गया? नहीं, वो ये आज की शब्दावली है वो, और इस तौर पे आई है कि जब प्रेमचंद जी शायद शिक्षक थे। हाँ थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब कहीं नौकरी कर दी। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि तो आगे ने भी थोड़ी नौकरी की, वो भी संपादक हैं। यहाँ वो लोग जिस दौर में लिख रहे थे, काम कर रहे थे, उनकी तो जो उनका जो योगदान है वो तो अक्षुण्ण है, उस पर तो बहस की कोई बात ही नहीं है। अभी के दौर में जब कहा जाता है कि पठनीयता कम हो गई है, किताबें नहीं बिक रही हैं, तो आप एक लेखक के तौर पे कैसे आजीविका चलाएंगे? वहाँ से ये शब्दावली निकल के आई कि हम ये भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं ये बता के कि फुल टाइम राइटर का मतलब है कि मैं लेखन के अलावा, मंच पे कविता सुनाने के अलावा कहीं नौकरी करने नहीं जाता हूँ। मैं इसी को फुल टाइम राइटिंग बोल रहा हूँ। ये जो भी लोग बोलते हैं फुल टाइम राइटिंग, उसका मतलब यही है कि वो 24 घंटा लेखन और मंच को दे रहे हैं, या लेखन को केवल दे रहे हैं, या चाहे तो फिल्मों में लेखन कर रहे हो, उपन्यास लेखन कर रहे हो, या और किसी चीज़ के लिए लेखन कर रहे हो, हम उसको फुल टाइम करते हैं। और इसमें एक सकारात्मक बात ये निकल के आती है, क्या लेखन भी या कविताई भी एक पेशा है भारत में? अगर ये है तो ये कितनी अच्छी बात है। कोई लिखते लिखते रोटी पाए, इसी रोटी के लिए कितनों ने कलम छोड़ा, कितनों ने पन्ने फाड़े, कितनों ने कलम तोड़े, कितनों ने कलम की जगह हथियार उठाए, सबकी कवायद उसी रोटी की है। और आपको अगर कलम लिखते लिखते रोटी दे दे तो ये कितनी सुंदर बात है। तो अच्छी बात है कि इस देश में ऐसे लाखों फुल टाइम राइटर हों जो लेखन को ही अपना मूल कर्म माने और उसी से आजीविका पाएं। ये वहाँ से निकली हुई बात है। नीलोत्पल ने मेरी बात को बहुत कायदे से परिभाषित करना नहीं कहूँगा, लेकिन समझाया है। साहित्य को लेकर के प्रतिबद्धताएं रही हैं, हमारे साहित्यकार लगातार अच्छा लिखते रहे हैं। उनका जो अपना जीवन रहा है वो कई तरह की तंगहाली फटेहाली में धंसा रहा, उससे बाहर निकलना उनके लिए संभव नहीं हो सका, बजाय इसके कि वो बहुत उम्दा लिखते रहे। अब नीलोत्पल कह रहे हैं कि फुल टाइम राइटर का मतलब ये है कि लेखन जो है जीविका उपार्जन का भी है, यानी कि साहित्य की सेवा के साथ साथ आप जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं, और अगर दोनों का संतुलन लेकर चल रहे हैं तो यही फुल टाइम लेखन है, फुल टाइम राइटर। अब एक आरोप आता है आपके ऊपर कि एक डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी थी टीवीएफ, और उस पर आपने चोरी का आरोप लगाया था। एस्पिरेंट्स करके एक सीरीज उसने बनाई थी, और फिर हुआ कि नीलोत्पल ने अपने आप को पब्लिक दायरे में, लोगों के बीच में लाने के लिए ये आरोप कर दिए थे। नहीं, वो तो किताब है। जब किताब है और सीरीज भी है, जब दोनों जब पब्लिक के सामने है, तो मेरी किताब 2015 में आई थी, अप्रैल में, 13 अप्रैल को, और सीरीज 20 में आई है, शायद 5 साल या 6 साल के बाद आई है। तो जब किताब है तो मुझे लगता है कि मेरे कुछ भी कहने से ज़्यादा बेहतर अब है, क्योंकि तभी तो जैसे आई तो बेचैनी तो होगी, एक लेखक को तो बेचैनी होती ही है। तो मैंने उसमें प्रतिक्रिया दिया और मैंने खूब ऑब्जेक्शन भी उस पर किया। लेकिन जब अब किताब है और सीरीज भी है तो वो अब लोग इसका फैसला कर लेते हैं कि वो कहाँ से प्रभावित है। और मुझे लगता है कि डार्क हॉर्स एक ऐसी किताब थी। आप डार्क हॉर्स के पहले मुखर्जी नगर की दुनिया या सिविल सर्विसेज की दुनिया पर कोई एक पूरा मुकम्मल उपन्यास शायद ही ढूंढ पाएंगे। एक पंकज दुबे जी का एक उपन्यास था लूजर कहीं का,
उसमें थोड़ा सा हिस्सा आता है कि मुखर्जी लेकिन वो डीयू के वो डीयू के तथ्यों पर आधारित है, डीयू का कथानक है, लेकिन उसका कुछ परिवेश डीयू का है, लेकिन उसके कुछ पात्र मुखर्जी नगर से भी जुड़ते हैं। उसके अलावा और कोई किताब, और एक फिर बाद में आई थी राजकमल से एक किताब आई थी, नॉन रेजिडेंशियल बिहारी एक आई थी किताब, वो फिर सिविल की तैयारी पर थी। कहने का मतलब है कि उसी दौर में केवल एक किताबें आई, जिसके पहले तो किताबें यूपीएससी पर थी ही नहीं। तो कोई भी व्यक्ति जब सिविल सर्विसेज पर, और लेखक दावा करता है टीबीएफ का कि मैंने शोध किया है, मैंने रेफरेंस बुक पढ़े हैं और तब जाके ये कहानी लिखी है, तो बिना आप उन किताबों से गुजरे ये कहानी लिख नहीं सकते हैं। और बाकी कई दृश्य मिलते हैं, पात्रों के नाम के पहले अक्षर तक मिलते हैं, कई चीज़ें मिलती हैं, पात्रों की संख्या तक मिलती है, कैरेक्टर मिलता है। कैसे मेरे यहाँ जैसे गुरु है, उसी तरह उसमें एक भैया है सीनियर, एक यहाँ कैसे कपड़ा का दुकान और चप्पल का दुकान उसमें खोल लेता है, एक कोचिंग खोल लेता है, तो वो पूरी दुनिया है। लेकिन इसके बावजूद एक बात यह है कि बात चूँकि अब आई गई और मुझे लगा कि ये रचनात्मक चुनौती है, मैंने ठीक इस घटना के बाद फिर से 15 दिन में एक कहानी लिखी। उसका नाम है अस्तबल, क्योंकि लेखक ने कहा कि हो सकता है, टीबीएफ के लेखक ने कहीं सोशल मीडिया पे लिखा था, क्या एक ही प्लॉट पे एक ही जैसी कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो मैंने कहा कि यही तो रचनात्मक चुनौती है, मैं उसी कथानक पर, उसी जगह पर डार्क हॉर्स का राइटर होते हुए दूसरी कहानी लिख के दिखाता हूँ। मैंने 15 दिन में अस्तबल लिखा, मुखर्जी नगर पे, वो ऑडिबल पे है, मतलब वो ऑडियो फॉर्म में है। मैंने लिख के दिखाया कि नहीं, एक ही जगह पर 10 कहानी लिखूंगा, 10 अलग लिखूंगा, लेखक हूँ, कॉपी पेस्ट तो कर नहीं रहा हूँ ना। तो रचनात्मक चुनौती है। भारत में कॉपीराइट कानून इतने जटिल हैं कि मूल संकल्पना के हक में मुश्किल है चीज़ों को साबित करना, क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आप किसी की भी चीज़ों पर झपटमारी कर सकते हैं। उसका शिकार मैं अकेला नहीं हूँ या मैं पहला नहीं हूँ, लोग होते रहे हैं। लेकिन टीबीएफ आगे जो भी काम कर रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है, जो उनका योगदान है, वो निश्चित रूप से हमारी उम्र के युवाओं को या हमारी उम्र के पीढ़ी को रिझाने वाला है, उनको सुकून देने वाला काम उन्होंने किया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अरुणाभ जी जो हैं टीबीएफ के फाउंडर, बिहार से हैं, हम लोग एक प्रदेश से हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी और मुझे भी रचनात्मक आज़ादी है, मैं भी कुछ और रचूँगा, है ना। इससे भी आगे की कुछ चीज़ें फिर लिखूंगा, वो इससे भी आगे की चीज़ कुछ बनाएंगे, यही मैं मानता हूँ और यही बेहतर रास्ता है। क्योंकि अगर हम अभी जिस मूल्यों की बात कर रहे हैं, जिस लोकतांत्रिक मूल्यों की, उसका भी समाधान यहीं से आता है कि हम लोग फिर अपनी अपनी रचनात्मक दुनिया में कुछ और बेहतर करने की कोशिश करें। जो मंचों की पॉलिटिक्स से साहित्यकारों के, क्योंकि मंच पर हर साहित्यकार चाहता है कि तालियां मेरे नाम की ज़्यादा बजें और जब यहाँ से लोग उठ कर के जाएं तो मेरी चर्चा अधिक हो। यह जो मंच का दबाव है और मंच की राजनीति है, नीलोत्पल पर आरोप ये है कि नीलोत्पल बहुत ही सधे तरीके से, बहुत ही समझदारी से सारा मंच लूट ले जाते हैं और एक कुंठा जो है अपने बाकी साहित्यकारों के भीतर भर के भेज देते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सबसे कम चमकौआ कुर्ता पहनता हूँ मंच पर, मैं सबसे कम बंडी उंडी पहनता हूँ। मतलब जैसे सियार दिखता है, भालू दिखता है, वैसे मंचों पर कवि को कवि दिखना चाहिए, और मैं उस फॉर्मेट में फिट ही नहीं बैठता हूँ। मुझे तो बहुत बाद में आयोजक नाम पे बुला लेता है, बाद में चढ़ाता है मंच पर कि यही तो कवि है, इनको भी चढ़ाइए, वो गमछा वाला को। तो और अपने नंबर पे पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, और बिना कवि दिखे मैं कविता सुना के बस चला आता हूँ। तो मुझे नहीं लगता, और मुझे तो साथियों का बड़ा सहयोग मिलता है। और अच्छी बात तो ये है कि नए लोग भी, जो नए युवा आ रहे हैं, वो अपनी नई दुनिया लेके मंचों पे आ रहे हैं, तो हम सब एक जैसे हैं, तो बड़ा सकारात्मक माहौल रहता है। मैं इस मामले में बड़ा भाग्यशाली हूँ, मुझे सीनियर्स का भी बड़ा स्नेह प्रेम मिलता रहता है। तो अब ये बात आपसे जिन्होंने भी आज जहाँ से भी कही है, तो उनसे मैं बस यही कहूँगा कि नहीं, सिखाते रहिए। अरे कभी अगर सफल हो रहा हूँ तो उसमें आपका भी सकारात्मक योगदान है। बिना सहयोग, मंच पर जो लोग बैठे रहते हैं, उनके सहयोग के बिना आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग भी पीछे बैठ के परफॉर्म करने वालों के लिए एक माहौल बनाते हैं, वो लोग भी हमारे लिए बनाते हैं, और सब कुछ अच्छा चलता है। बाकी एक मैं गांव देहात की चीज़ें, मैं तो माटी को अबीर बना के उड़ाता हूँ। अब पाउडर उड़ाने वाला और अबीर उड़ाने वाले में थोड़ा सा अंतर तो आ जाएगा। तो माटी जब अबीर बन के उड़ता है तो सबके मस्तक पे गिरता है, और उसकी खुशबू एक है,
उसका जो उपहार मुझे मिल जाए, उसका आशीर्वाद जो मुझे मिल जाए, ये अलग बात है। बाकी सहयोग तो मिलता ही मिलता है। अब कुछ रैपिड फायर है, पुरस्कार या पाठक? पाठक, पाठक ही पुरस्कार है। विचारधारा या स्वतंत्र सोच? स्वतंत्र सोच जिसमें जड़ विचारधारा से मुक्ति हो और वैचारिकी हो। क्रांति या सुधार? क्रांति के माध्यम से सुधार। गांव या महानगर? गांव मिटे नहीं, महानगर प्रगति करे, गांव बचे रहने चाहिए। किताब या सोशल मीडिया? सोशल मीडिया के मार्फत किताब, क्योंकि किताब की पहुंच सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा पुख्ता हुई है। नहीं तो सोशल मीडिया नहीं होता तो आज जिन विनोद कुमार शुक्ल जी को हम 1 साल पहले जैन जी नहीं जान रहा था, सोशल मीडिया के कारण आज विनोद कुमार शुक्ल जी की दीवार में खिड़की जो रहती है वो हर किताब की मेज पे है। तो इस सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है, इसको हमको। प्रेम या संघर्ष? प्रेम संघर्ष करना सिखाता है आपको, ये बात तो है, उसमें आपको मांझता है। तो नीलोत्पल किस रूप में याद किए जाने चाहिए? साहित्यकार के रूप में, तो कवि के रूप में, उपन्यास के रूप में? मैं एक साहित्यकार के रूप में याद आऊँ किसी को तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। अब ये कितना आ पाऊँगा इस तो मुझे कतई नहीं पता, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे इस तौर पर याद किया जाए कि जिस दौर में ये कहा जा रहा था नहीं पढ़ा जाएगा किताबों को, मैं उस दौर में लिख रहा हूँ और बहुत 500-500 पेज लिख रहा हूँ। ये समझाने के बावजूद लिख रहा हूँ कि लिखो तो फिर पतला लिखो। मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा। मैं किताब साइन कर रहा था अपने पब्लिशिंग हाउस में, अमेज़ॉन वाला डिलीवरी लेने आया, तो वो जब किताब पैक करके जब डाल रहा था तो उसने जब उठाया तो उसने गाली दिया, कौन लिखता है इतना भारी किताब, 2-3 गाली दे के। तो उसने मेरे पब्लिशर को समझाया कि बर्बाद हो जाओगे, हल्की किताबें लिखवाओ, उठाने में तो ज़्यादा किताबें कम पैसे में पहुंचा पाओगे, वेयर हाउस में कम जगह खींचेंगी, किताब खराब नहीं होगा, जल्दी पहुंचा पाओगे। तो आप सोचिए, जहाँ पर भार उठाने वाला ये तय कर ले रहा है कि किताब पतली लिखी जानी चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उस दौर में मैं अगर 500 पेज 600 पेज लिख रहा हूँ, पाठक पढ़ रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया ने कमाल किया है। इसलिए मैं साहित्यकार के रूप में याद रखा जाना चाहूँगा। मेरा आखिरी सवाल, अभी नीलोत्पल ने कहा कि हर आदमी ने अपने कलम के ऊपर झंडा डाल रखा है और मैंने देखा है कि मंच भी झंडों के आधार पर बटे हुए हैं। हाँ, माइक पे भी झंडा है। नीलोत्पल का झंडा क्या है? मेरा झंडा एजेंडा से मुक्त हो, यही मेरी कोशिश है। मेरा झंडा एजेंडा से मुक्ति का झंडा है। जिस झंडे पे एजेंडे का रंग नहीं हो वो ध्वजा लहराए। वो ध्वजा वही है, प्रश्न उठाने का, व्यवस्था को आईना दिखाने का, और केवल इतना नहीं बल्कि बहुसंख्यक जनमानस युवाओं की मनोभावनाओं को व्यक्त करने का झंडा है मेरा। अब उसका रंग उदासी का रंग भी हो सकता है, उसका रंग असंतोष का रंग भी हो सकता है, उसका रंग संघर्ष का भी हो सकता है। मुझे ये सारे रंग बहुत प्रिय हैं और ये झंडा भी बहुत प्रिय है। आखिरी, अब नौजवान जो है वो मंचों के आसपास जमघट लगाता है, वो आता है, सोशल मीडिया प्रमोशन होता है, बाहर उनके विज्ञापन चलते हैं, वो आता है। साहित्य में या फिर साहित्य से जुड़े हुए अलग अलग तरह के आयोजनों में उसकी रुचि दिखती है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की है या फिर साहित्यकार की? इसमें सोशल मीडिया की है। और एक आपने अच्छा प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर इस तौर पर मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा विडंबना पूर्वक है कि साहित्य के नाम पर जो भी उत्सव हो रहे हैं उसमें सबसे कम उपस्थिति साहित्यकारों की है। उसका कारण आयोजनकर्ता बताते हैं कि ये भीड़ नहीं खींच पाते हैं। तो आयोजनों ने अपने आयोजन सुविधा दे रहे हैं, आयोजन हवाई जहाज का टिकट दे रहे हैं, आयोजन 5 स्टार का रूम दे रहे हैं, बढ़िया नान ते रोटी गार्लिक ते ब्रेड दे रहे हैं ना। तो ये अब दबाव डाल रहे हैं साहित्यकारों को कि भाई आप भीड़ खींच के लाइए क्योंकि आप पे खर्चा बहुत लग रहा है। तो ये जो भीड़ खींचने का दबाव अब अगर आप रचनात्मकता पर डालेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे उत्सव करें जो कला उत्सव हो, उसमें साहित्यकार को भी एक जगह दें और आप ये कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोग जो कला के अन्य माध्यम से आए वो साहित्य से भी परिचित हों। तो इसलिए साहित्य के नाम पर जो उत्सव हो रहा है उसमें गायक भीड़ खींच रहा है, उसमें हीरो हीरोइन भीड़ खींच रही है। साहित्यकार को स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 7 दे दिया जाता है। 7 स्टेज ऑफ लाइफ में 7वां स्थान।
वहाँ वो बेचारा कोना में बैठ के जिन्न को जागृत कर रहा है, भभूत लगाए 12 आदमी से क्या बोल रहा है वो अपनी भाषा में, वो 12 समझ रहे हैं जो गन बैठे हैं, और वो जो बेचारा भभूत लगा बैठा है उसको साइड में कर दिया था, आप अपना मंत्र उधर पढ़िए, अब उधर जागृत करिए जिन्न को। ये नहीं होना चाहिए। आप अगर भीड़ किसी भी तरह से ला रहे हैं कला के अन्य माध्यम से, आप साहित्य को समृद्ध करिए ना, आप उस भीड़ को बताइए कि साहित्यकार को सुनना चाहिए, और तब साहित्यकारों से अपेक्षा रखिए कि हमने इतने लोग लाए, आपने अपनी ओर से क्या इनको दिया, वो भले मूल्यांकन होना चाहिए। और तब आप ऐसे साहित्यकार लाइए जो आए गए समूह से अच्छे तरह से सार्थक संवाद कर सके, उनको कुछ दे के भेजें। क्योंकि साहित्यकार जिस दिन, द्रोणाचार्य जिस दिन झंडू बाम बेचने लगेगा, वो अर्जुन पैदा नहीं कर पाएगा। और कोचिंग के दुनिया में यही हो रहा है, द्रोणाचार्य ही रील बना रहा है, कहां से अर्जुन मारेगा मछली के आंख में तीर। तो ये साहित्यकार जो समाज का द्रोणाचार्य है, इसको झंडू बाम बेचने के दम लगा देंगे। अगर राज दरबार ये आदेश देगा कि हे द्रोणाचार्य नृत्य शुरू करिए और आनंद अब लिया जाए, तो फिर द्रोणाचार्य से आप मुश्किल है कि वो धर्मधर पैदा करें। ये दबाव है साहित्य, ये दबाव है साहित्यकारों पर, और इस दबाव से टूट भी जा रहे हैं साहित्यकार। और जैसे शिक्षक टूट गए कोचिंग से, वो अलूल जलूल हरकत करने लगे स्क्रीन पे, साहित्यकार भी बेचारा दो चार को विवादित बात बोल देना इधर उधर, बाबू निराश हो जाता है, कुछ हुच्चा लगा देता है, फंस जाता है। ये उन पर दबाव है, लेकिन ये दबाव उनकी रचनात्मकता में भले होता तो काम करता है कि मुझे मुख्य धारा का साहित्य लिखना है, युवाओं की बात लिखनी नहीं, मंच पर उनको दबाव हो रहा है, जिससे वो बड़ा दबे जाते हैं, बड़ा गुस्से में रहते हैं, और झोला लेके, और किसी मंच पर कार्यक्रम चल रहा था उसको पर घुसाते हैं कि देख लीजिए इन्होंने नर्तकों को बुला लिया है। उसको तो बुलाएंगे क्योंकि वो भीड़ ला रहा है, बस दिक्कत ये कि आपको भी मंच दें कि वो भीड़ आपको भी सुने, और आपको मेहनत करना होगा कि आप उसके लिए कुछ सार्थक बोलें, नहीं तो वो भीड़ आपसे भी कुछ चाहेगी। वो आपसे नृत्य नहीं चाह रही है, कविता ही चाह रही है, तो फिर कविता में चुटकुला बोलिएगा तो दिक्कत है, या फिर कुछ ऐसा सतही बोलिएगा तो दिक्कत है। फिर बोलिएगा, आग लगाइए, मसाल दीजिए, भीड़ आई हुई है, ये काम है। तो दो तरफा, यानी कि रचनात्मक चुनौती भी है एक तरह का है, और मुझे इसको अच्छा मानता हूँ। नीलोत्पल पर मैंने जितने आरोप लगाए हैं, अभी उन्होंने आयोजकों के ऊपर जो आरोप लगाया है, यह बहुत ज़रूरी है समझना। नीलोत्पल बहुत कम ऐसे साहित्यकारों में हैं जो मंचों दीर्घाओं के भीतर न सिर्फ भीड़ बटोरते हैं बल्कि तालियां खूब बजवाते हैं, इनके नाम से लोग आते जाते हैं, एक रोशनदान खोलते हैं उस भीड़ के लिए साहित्य का, और साहित्य के भीतर भी सजग हैं, सक्रिय हैं, और सर्जना के स्तर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। विश्वगुरु जो ताज़ा उपन्यास है वो उसका तो अभी का प्रमाण है। एक दबाव ये है कि चूंकि हमको मंच चाहिए, और मंच वाले को चाहिए कि आप आएँ तो भीड़ आ जाए, तो भीड़, मंच और रचनाकार, इन तीनों के बीच में संतुलन बिठाने का दबाव जो है वो आपके ऊपर है, और वो रचनात्मक चुनौती है एक तरीके से। आप हल्का फुल्का ना लिखें, बल्कि आप उस भीड़ के लिए भी कुछ ऐसा लिखें जो आपसे उम्मीद की जा रही है कि अपने स्तरीयता बनाते हुए आप उसको खींच में अपने पास। नीलोत्पल आप आए और बहुत खुल करके आज अपने कई चीज़ें ऐसी कही हैं जो शायद मुझे लगता है कि नई हैं और दर्शकों को बहुत पसंद आएंगी। मेरे कई आरोप रहे और आपने बहुत खुल कर जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।